नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज विज्ञान में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पर्यावरण प्रदूषण व नियंत्रण, इसके साथ में कचरा प्रबंधन। ये दोनों टॉपिक्स अपन आज कवर करेंगे। अगर इनमें से प्रश्न बनता है यूनिट नंबर 5 में साइंस में, तो निश्चित तौर पे इस वीडियो से बाहर साथियों नहीं जाएगा, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें जो राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं उनमें से तैयार की गई है। इस प्रकार से तैयार किया गया है मैटर कि कहीं बाहर से प्रश्न बने ही नहीं। जो भी बनेगा यहाँ से बन जाएगा साथियों। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की निश्चित रूप से आवश्यकता नहीं है, और बिल्कुल शॉर्ट रूप में मैंने सभी किताबों का मैटर यहाँ पे डाल दिया है। तो बहुत ही फायदेमंद वीडियो होगा आप लोगों के लिए। निश्चित तौर पे आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे साथियों, उसका कोई फ़ायदा आप लोगों को नहीं होगा। डबल स्पीड आप करके देख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं साथियों अपने आज के टॉपिक को। देखिए, हमारे चारों तरफ का जो आवरण है वही क्या पर्यावरण है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है। लेकिन विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 5 जून को मनाया जाता है, और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये जीके के टॉपिक्स हैं कुछ, और जीके के प्रश्न अगर राजस्थान में आते हैं, जैसे बोला भी गया था शिक्षा मंत्री जी के द्वारा, तो एक आधा प्रश्न यहाँ से बन सकता है, निश्चित तौर पे बन सकता है ना। तो 5 जून को तो पर्यावरण दिवस, और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण को एक प्रकार से अपन दो भागों में, एक तो सामाजिक पर्यावरण और एक आपका प्राकृतिक पर्यावरण होता है। प्राकृतिक पर्यावरण में अजैविक घटक और जैविक घटक दोनों पाए जाते हैं। अब ये क्या है क्या नहीं है, देखिए। अजैविक घटक, इसमें सभी निर्जीव वस्तुएं शामिल है, ठीक है। जैसे जलवायु आपके ओलापात, ओस, आर्द्रता, पवन, तापमान, प्रकाश, प्राकृतिक जो मृदीय कारक आते हैं, वो जो है वो इसमें आएंगे अजैविक घटक में। यानी कि जिनमें जी नहीं होता, यानी कि जिनमें एक प्रकार से शोषण वगैरह की क्रिया नहीं होती, निर्जीव होते हैं जो कि, बिल्कुल है ना, वो हो जाएंगे आपके अजैविक घटक। इसके अलावा बात करें आपके जैविक घटकों में, तो जैविक घटकों में आपके आ जाएंगे सभी प्रकार के वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जो मतलब गति कर सकते हैं एक प्रकार से ना, सूक्ष्म जीव वगैरह सारे जैविक घटक में आ जाएंगे। ये आपके एग्जाम्पल है यहाँ पे। सूक्ष्म जीव जो है यहाँ पे आप देखिएगा, जो सूक्ष्म जीव के जो एग्जाम्पल उनमें देखिए, हरे पेड़ पौधे उत्पादक, जीव जंतु उपभोक्ता तथा सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि पेड़ पौधे जो वो उत्पादक का कार्य करते हैं, जीव जंतु उपभोक्ता हैं, यानी उपभोग करते हैं जो उत्पादन पेड़ पौधों के द्वारा किया जाता है उनका, और सूक्ष्म जीव अपघटन करते हैं। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़े। प्रदूषण के प्रकार देखें तो निश्चित रूप से याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको सुन भी लेंगे तो निश्चित तौर पे इसमें से अगर प्रश्न बना तो गलत नहीं होगा। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इन सब को देखेंगे। भू प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ताप प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, सामाजिक प्रदूषण। तो साथियों, इनको अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो एक एक लाइन में भी इनको बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बताऊँगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन जाएंगे। देखिए आगे, पर्यावरण जो है, पर्यावरण दो घटनाएं प्रमुख हैं पर्यावरण में। पर्यावरण के लिए दो घटनाएं कौन सी प्रमुख है? एक तो जोधपुर जिले की खेजड़ली ग्राम की घटना, जिसमें श्रीमती अमृता देवी तथा उनकी जो पुत्रियां हैं उनके सहित ग्रामवासियों सहित कुल मिलाकर 363 लोग जो वृक्षों को बचाने के लिए शहीद हो गए थे। हर वर्ष उनकी याद में भाद्रपद सुदी 10वीं को खेजड़ली ग्राम में मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये जो घटना है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। श्रीमती अमृता देवी जो उनको आपको ध्यान में रखना, 363 लोगों की इसमें मौत हुई थी। राजसमंद जिले के पिपलात्री ग्राम की का जो उदाहरण है वो भी पर्यावरण के लिए काफ़ी अनूठा उदाहरण। उसमें क्या देखिए, इसमें किरण निधि संस्था द्वारा एक अभियान चलाया जाता है जिसमें ग्राम में पुत्री के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है, तथा इस दिन ग्रामवासियों द्वारा 111 पौधे लगाए जाते हैं। ग्रामवासियों द्वारा इन पौधों के संरक्षण हेतु रक्षाबंधन उत्सव पर रक्षा सूत्र बांधकर इनकी सुरक्षा करने का संकल्प लिया जाता है। तो ये किरण निधि संस्था के द्वारा चलाया गया एक अभियान है, जिसमें अगर पिपलात्री गांव में अगर कोई भी बच्चे का जन्म होता है तो 111 पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी बात है ना। तो ये बहुत ही शानदार कदम है। इसके अलावा कुछ और बातें करें अपन तो ज्वालामुखी विस्फोट, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड आदि प्रदूषणकारी गैसें जो वो एक वायु प्रदूषक हैं। तो साथियों, यानी कि जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है वो भी एक वायु प्रदूषण का कारक बनता है, क्योंकि उसमें कौन कौन सी गैसेज हैं? सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैसें उसमें से निकलती हैं। इसके अलावा कक्षीय गैसें जैसे CO4 यानी मेथेन जो है वो भी एक वायु प्रदूषक है। ठीक है साथियों, इसके अलावा मेथेन को अपन क्या बोलते हैं? कक्षीय गैस, ये ध्यान में रखना आपको। भोपाल की जो यूनियन कार्बाइड कंपनी नामक कंपनी में 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस रिसाव कांड हुआ, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस ने हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई थी इसकी वजह से। तो ये भी घटना आपको थोड़ी सी ध्यान में होनी चाहिए।
फिर है पेट्रोल तथा डीजल के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जो एक विषैली गैस है। यह रात में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है। इसके अलावा सीसा युक्त पेट्रोल में पाया जाने वाला टेट्रा एथिल लेड भी एक घातक प्रदूषक है या कैंसर या क्षय रोग का कारक है। तो सीसा युक्त पेट्रोल में कौन सा जो है पदार्थ पाया जाता है, पूछा जा सकता है, वो है आपका टेट्रा एथिल लेड। इसके अलावा रेफ्रिजरेटरों, एयर कंडीशनरों में प्रयोग किए जाने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC एक पर्यावरण प्रदूषक है जो कि ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है। इसके अलावा कारखानों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, क्लोरीन और अमोनिया जो है, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसों से आंखों में जलन होती है व गले के रोग भी होते हैं। तो ये सारे के सारे जो वो किसके प्रकार हैं, एक प्रकार से वायु प्रदूषण जो है उसमें अपन ने इनको पढ़ा है। तो साथियों जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो सारे के सारे मैंने शामिल कर लिए हैं, सभी किताबों से चुन करके आपके वायु प्रदूषण के लिए एक जगह डाल दिए। तो इससे क्या होगा कि जो फैक्ट है उनको आपको अलग अलग किताबों में ढूंढ के नहीं पढ़ना होगा, सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सारी आपको एक ही वीडियो में एक ही जगह मिल जाएंगी। इसके बाद जब पूरा मैटर हो जाएगा, इसके बाद आपको जो है इसकी PDF भी अवेलेबल करवा दी जाएगी। अम्ल वर्षा देखिए क्या होती है। नाइट्रोजन, सल्फर व कार्बन के ऑक्साइड पानी से क्रिया करके नाइट्रस अम्ल, नाइट्रिक अम्ल HNO3, सल्फ्यूरस अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 व कार्बनिक अम्ल बनाते हैं तथा वर्षा को अम्लीय बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर पहुंचते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से प्रश्न जो वो बहुत ज़्यादा बनते हैं। अम्ल वर्षा के कारक हैं, अम्ल वर्षा के कारण क्या हैं, कौन कौन से तत्व अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं, काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं और इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आसानी से आप उनका जवाब भी दे सकते हो। सल्फ्यूरिक अम्ल पत्थरों और दीवारों को भी क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है साथियों। इसके अलावा लाइकेन व ब्रायोफाइट्स पादप सल्फर डाइऑक्साइड से शीघ्र प्रभावित होते हैं और यह क्या करते हैं, जो है एक प्रकार से इन्हें मार देते हैं। ये जो गैस होती है सल्फर डाइऑक्साइड, इनके संपर्क में आते ही ये जो लाइकेन है और ब्रायोफाइट्स जो पादप है वो बिल्कुल मर जाते हैं एक प्रकार से। इसलिए लाइकेन जो है, लाइकेन का प्रयोग इस प्रदूषक के सूचक के रूप में किया जाता है। लाइकेन का प्रयोग करके हम यह पता लगा सकते हैं कि यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड से ये प्रभावित है या नहीं, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड से प्रभावित होगा तो लाइकेन का पादप एक प्रकार से मर जाता है। ठीक है साथियों, तो ये इसको सूचक के रूप में भी जो है सल्फर डाइऑक्साइड पूछा जा सकता है कि लाइकेन को किसके लिए एक प्रकार से उपयोग में लिया जाता है सूचक के रूप में, तो सल्फर डाइऑक्साइड के सूचक के रूप में लाइकेन का उपयोग भी किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ के देखें तो 1 इकाई आयतन जल में निर्धारित समय में ऑक्सीजन के उपयोग की मात्रा ज्ञात करके कार्बनिक प्रदूषण की मात्रा का अनुमान लगा लेते हैं। इस प्रक्रिया के मापन को जैव रासायनिक आवश्यक ऑक्सीजन कहते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसको बोलते हैं, BOD। ठीक है साथियों, और इसके अलावा बात करें वायु प्रदूषण का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, तो अधिशोषण द्वारा कर सकते हैं। अधिशोषण का मतलब इसमें तरल और गैस का प्रवाह का संबंध एक ठोस से कर देते हैं। सक्रियतः चारकोल, सिलिका जेल, रेजिन आदि का उपयोग इस उद्देश्य के लिए जो है इस उद्देश्य से अधिशोषण के रूप में किया जाता है। यानी कि एक इसमें तरल और गैस का जो प्रवाह का जो संबंध है वो ठोस से कर देते हैं। यानी जो तरल और गैस का प्रवाह है उसमें ठोस पदार्थ अपन कुछ डालते हैं, वो जो है अशुद्धियों को एक प्रकार से निकाल लेता है। तो इस प्रकार से भी अपन जो वो वायु प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा अवशोषण, यह भी एक भौतिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में गैस को एक तरल में घुलने दिया जाता है। अवशोषण के लिए जल सर्वाधिक उपयुक्त विलायक या माध्यम है। ठीक है, तो अवशोषण भी किया जा सकता है। इसके अलावा संघनन है, तो संघनन के द्वारा गैसीय वाष्पों का नियंत्रण संघनन प्रक्रिया द्वारा भी किया जा सकता है। इसके अलावा रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा भी वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके बाद बात करें शैवाल ब्लूम क्या होता है, तो देखिए वाहित मल जलीय जीवों के पोषक हैं और जलाशयों को अधिक उर्वरक या सुपोषी बनाते हैं। सुपोषकों से शैवालों की वृद्धि तेजी से होती है और अल्पकाल में ही जलाशय, झील, नदी आदि शैवालों की सघन फूली हुई वृद्धि से भर जाते हैं। इसे शैवाल ब्लूम कहते हैं। जो वाहित मल आता है वो समुद्र में गिरता है, जाहिर सी बात है। समुद्र में जैसे ही वो वाहित मल या जलाशय या झील में या नदी में जैसे ही वो प्रवेश करेगा तो जो समुद्र में जो पादप वगैरह हैं वो वाहित मल में, जाहिर सी बात है, उर्वरक पदार्थ भी होते हैं, सुपोषी पदार्थ भी होते हैं। तो वो जो शैवाल होते हैं उसमें वो उनसे उस वाहित मल से उर्वरक पदार्थ को लेकर के तेजी से वृद्धि करते हैं और एक प्रकार से जलाशय में शैवाल ही शैवाल एक प्रकार से हो जाते हैं। और जो शैवालों की ये फूली हुई जो संरचना है इस प्रकार की, इसी को शैवाल ब्लूम कहा जाता है। शैवाल जो यह शैवाल
ऑक्सीजन की अत्यधिक मात्रा का उपयोग करते हैं, जिससे जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इस कारण से जलीय जीव जो है वो मर भी जाते हैं। तो ये शैवाल ब्लूम है। ठीक है, उम्मीद है मेरे हिसाब से आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आगे देखिए, बात करें तो प्रदूषित जल को ग्रहण करने से मानव में कई प्रकार के रोग जैसे हैजा, पेचिश, चर्म रोग आदि उत्पन्न हो जाते हैं। पेय जल को शुद्ध करने की कुछ विधियां जो वो नीचे दी गई हैं, जैसे उबाल कर क्लोरीनीकरण द्वारा, इसकी गोलियां आती क्लोरीन की, उनके द्वारा भी शुद्ध किया जा सकता है। फिटकरी का उपयोग करके कर सकते हैं। जल को कृमि मुक्त करने के लिए कुओं में चूना, पोटेशियम परमैंगनेट आदि डाल करके, पोटेशियम परमैंगनेट मतलब KMnO4 डालकर भी जो है वो पानी को शुद्ध किया जा सकता है। औद्योगिक स्तर की अगर विधियां देखें तो देखिए, सामान्य स्तर की विधियां, औद्योगिक स्तर की विधियों में व्युत्क्रमण परासरण द्वारा लवणों को अलग करना। दूसरा, विद्युत अपघटन, आयन विनिमय, रेजिन आदि के द्वारा भी जो धातुओं को अलग करके जो है वो जल को शुद्ध किया जा सकता है, और जलकुंभी द्वारा भी इसको शुद्ध किया जा सकता है। ठीक है साथियों, इसके बाद बात करें शैवाल ब्लूम के बाद ध्वनि ब्लूम की, तो ध्वनि ब्लूम ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है और शैवाल ब्लूम जल प्रदूषण से संबंधित है। यह भी प्रश्न बन सकता है कि आपका शैवाल ब्लूम किससे संबंधित है, वायु प्रदूषण से है, ध्वनि से है, जल से है, तो जल प्रदूषण से वहाँ जाएगा। ध्वनि प्रदूषण और ध्वनि ब्लूम क्या, देखिए, ध्वनि गति से भी तेज चलने वाले सुपरसोनिक जेट अपने पीछे ध्वनि तरंगों को छोड़ता जाता है। इन्हें ध्वनि बूम कहा जाता है। ध्वनि बूम इमारतों को कमजोर करता है। मानव श्रवण प्रास 0 से लेकर के 120 डेसिबल से अधिक होती है। ध्वनि की मापन इकाई डेसिबल है। 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि एक प्रदूषक माना जाता है। 80 डेसिबल कान की क्षति के लिए क्रांतिक स्तर भी होता है। क्रांतिक स्तर का मतलब है एक प्रकार से ये अंतिम स्तर है। इसके बाद जो वो समस्याएं आना शुरू हो जाएंगी। आपको 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि जो एक प्रकार से मनुष्य के लिए हानिकारक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 45 डेसिबल को शहरी क्षेत्र के लिए सुरक्षित शोर स्तर तय किया गया है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अस्पताल क्षेत्रों में 65 डेसिबल को सहनशीलता की सीमा माना गया है। इसके अलावा बात करें कि ध्वनि प्रबलता को एक सापेक्षिक इकाई सोन के रूप में भी जो है वो जाना जाता है। सोन के रूप में भी ध्यान में रखिएगा, जो ध्वनि प्रबलता की एक सापेक्षिक इकाई जो वो सोन के रूप में भी किया जाता है। एक सोन जो वो किसके बराबर होता है, 40 डेसिबल के साथियों बराबर होता है, ध्यान में रखिएगा। 1 डेसिबल जो है वो बराबर होता है 0.002 माइक्रोबार ध्वनि दाब की, यानी डाइन्स पर वर्ग सेंटीमीटर। इसके अलावा है आपका ये जो आपका जो 1 डेसिबल जो वो किसके बराबर होगा, 10⁻16 वाट ऊर्जा के बराबर भी होता है। ठीक है, 10⁻16 वाट ऊर्जा के बराबर भी जो है वो 1 dB या 1 जो है डेसिबल आपका होता है। ठीक है साथियों, अब बात करें हरी खाद की। हरी खाद क्या होता है, तो मृदा को प्रदूषित होने के लिए ये इसको आप पढ़ लेना, मैं बता देता हूँ हरी खाद क्या होता है। जो आपके गवार हैं, गवार का पौधा है, मूंग का है, पटसन का पौधा है, इनको अपन खेत में उगाते हैं। जब अपना खेत की उर्वरा क्षमता कम हो जाती है तो इनको अपन उगा देते हैं। जैसे ही इनके फली लगनी शुरू हो जाती है, ये थोड़े थोड़े मतलब ऐसे ठीक पौधे बन जाते हैं, तब इनके ऊपर क्या हल चला दिया जाता है, और फिर जो दाने बने उसमें से जो नाइट्रोजन वगैरह इनके पौधों की जड़ों में जो नाइट्रोजन है वो अपने भूमि में मिल जाएगी। उसके बाद में मृदा जो फिर से एक प्रकार से क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस की आपूर्ति जो वो इसके द्वारा होती है। तो हरी खाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखिएगा हरी खाद होती क्या, आपको मेरे हिसाब से आराम से समझ आ गया होगा। अब साथियों अपन एक टॉपिक की और बात करते हैं, कचरा प्रबंधन की। ये था आपका पर्यावरण प्रदूषण एवं नियंत्रण। तो साथियों इसमें से जो अपन ने पढ़ा है इसमें से बाहर निश्चित तौर पे कुछ नहीं आएगा, या आप निश्चिंत रहिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि सारा मैटर मैंने कलेक्ट कर लिया है। इससे ज़्यादा आपकी किताबों में नहीं दिया हुआ और नहीं आएगा। ठीक है साथियों, देखिए कचरा प्रबंधन का जो टॉपिक है वो भी ऐड किया गया है, उसको भी अपन करते हैं इसी वीडियो में। कचरे का व्यवस्थित रूप से निपटान करने की जो प्रक्रिया है उसी को अपन कचरा प्रबंधन बोलते हैं। घरेलू कचरे को अपन 3 डिब्बों में रखते हैं, ये देखना जरूरी है। हरे डिब्बे में कौन सा सामान आता है, नीले में कौन सा आता है, और काले में कौन सा डालेंगे। यहाँ से प्रश्न बन सकता है साथियों, है ना। तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा है। हरे डिब्बे में देखिए जिसमें पत्ते, फल एवं सब्जी के छिलके, खराब भोजन सामग्री आदि जैविक अपशिष्टों को एकत्रित करेंगे। तो याद कैसे रखेंगे, देखिए पत्ते, फल, सब्जी ये क्या होती हैं, हरी होती हैं। अब हरे डिब्बे में इनको डालना है अपने को। जैसे खराब सब्जी आ गई तो क्या अपन बाहर फेंक देंगे, नहीं, उसको हरे डिब्बे में डालिए। ठीक है, छिलके वगैरह है, यानी कि एक प्रकार से जो नमी वाली चीज़ें हैं
वो हरे डिब्बे में डालनी है। दूसरा डिब्बा है नीला, जिसमें अजैविक अपशिष्ट सामग्री जैसे प्लास्टिक की सामग्री है, कांच के टुकड़े हैं, चीनी मिट्टी के जो बर्तन हैं वो टूट जाते हैं अपने से, तो उनको एक प्रकार से अपन इसमें डालते हैं दूसरे डिब्बे में, नीले डिब्बे में। काला डिब्बा होता है एक प्रकार से जिसमें विषैले पदार्थ जो दवाइयाँ जो वो डाली जाती हैं इसमें, जैसे अपशिष्ट हो गए, दवाइयों के अपशिष्ट और बैटरी सेल, अनुपयोगी दवाइयाँ, पेंट, तेल, सिरिंज, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री को एकत्रित करने के लिए काले डिब्बे का उपयोग करते हैं। यानी कि वो सामग्री जिसमें जहर वगैरह पाए जाए ना, जो एक प्रकार से ड्रग्स से रिलेटेड हो, वो अपन डालेंगे काले डिब्बे में। और इसके अलावा जो प्लास्टिक वगैरह, कांच का सामान है, या फिर कोई टूटा हुआ आपका जैसे मिट्टी का बर्तन है, उसको अपन नीले डिब्बे में डालेंगे, और जो गीला कचरा है उसको अपन हरे डिब्बे में डालेंगे। तो ये चीज़ें अपने को ध्यान में होने से निश्चित तौर पे प्रश्न बन सकता है कि विषैले पदार्थों को किस डिब्बे में अपन डालेंगे, तो काले में डालेंगे, नीले में, या आपके हरे में, तो निश्चित तौर पे काले डिब्बे में उसको डालेंगे। तो ये प्रश्न बन सकता है यहाँ से आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगर आपको देखिए साथियों, अगर ये मैटर आपको पसंद आ रहा है, निश्चित तौर पे आपको चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना चाहिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और हम लोग आपके लिए ऐसे ही शानदार मैटर आप लोगों के लिए लेकर के आते रहें। देखिए, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक तो जैव निम्नकणीय अपशिष्ट पदार्थ और एक अजैव निम्नकणीय अपशिष्ट पदार्थ। जैव निम्नकणीय अपशिष्ट पदार्थ यानी कि नाम से स्पष्ट देखिए, वे अपशिष्ट पदार्थ जो जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है, यानी कि ऐसा अपशिष्ट पदार्थ जो सड़ गल करके एकदम खत्म हो जाता है, उसकी खाद बन जाती है जीवाणुओं के द्वारा, वो होता है जैव निम्नकणीय अपशिष्ट पदार्थ। यह पदार्थ जल्दी अपघटित होकर एक सड़कर मृदा में मिल जाते हैं, जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां, फल सब्जी, छिलके, मांस, रद्दी, कागज, कपड़ा, मल, गोबर आदि जो जैव निम्नकणीय अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। अजैव निम्नकणीय जो आपके अपशिष्ट पदार्थ हैं वो कौन से? देखिए, वे अपशिष्ट पदार्थ जो जीवाणुओं द्वारा अपघटित न होकर मृदा में नहीं मिलते हैं, उन चारों ओर प्रदूषण फैलाते हैं, जैसे पेंट, कांच, धातु के टुकड़े। ये पेंट जो एक प्रकार से आपका किया जाता है धातुओं पर, उस पेंट की बात है। प्लास्टिक की वस्तुएं आदि ऐसे पदार्थ जो वो अजैव निम्नकणीय पदार्थ हैं, तो नाम से स्पष्ट है, इसको तो आपको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अवस्थाओं के आधार पर विभिन्न अपशिष्ट सामग्री को ठोस, द्रव एवं गैस में विभाजित किया जाता है। तो ठोस अपशिष्ट पदार्थ कौन से? देखिए, प्लास्टिक, कांच के टुकड़े, फल सब्जी आदि जो है वो। द्रव में जैसे गंदा पानी, तेल, पेंट वगैरह आ जाएगा। गैसीय में आपके आ जाएंगे औद्योगिक फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, कारखानों से निकलने वाला धुआं जो वो गैसीय अपशिष्ट पदार्थ में आ जाएगा। तो ये तो कोई बहुत बड़ी समझाने वाली बात इसमें नहीं है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं कि कचरा निपटान की विधियां क्या है। ये इंपॉर्टेंट है, कंपोस्ट विधि। देखिए, कंपोस्ट विधि क्या है? कचरे को एकत्रित कर उसमें जैव निम्नकणीय अपशिष्ट और अजैव निम्नकणीय अपशिष्ट पदार्थों को अलग करेंगे। जैव निम्नकणीय अपशिष्ट पदार्थ जैसे फल सब्जी वगैरह जो भी है, इनसे अपन क्या, सड़ी गली आदि वस्तुओं से जो खाद बनाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? अपन कंपोस्ट बोलते हैं। गोबर गैस प्लांट में प्रयुक्त गाय व भैंस के गोबर कुछ समय बाद खाद का रूप ले लेता है। इसे ईंधन गैस के काम में भी अपन, इससे प्राप्त होने वाली गैस को अपन ईंधन के रूप में भी काम में लेते हैं। तो ये कंपोस्ट खाद है साथियों, ठीक है। इसके अलावा बात करें वर्मी कंपोस्ट, तो अपशिष्ट में विशेष रूप से लाल केचुए, जिन्हें रेड अर्थवर्म कहते हैं, उन्हें मिलाया जाता है। ये केचुए कार्बनिक पदार्थ खाते हैं। इनसे निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ उच्च गुणवत्ता युक्त खाद होता है, जिसे वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं, और यह प्रक्रिया वर्मी कंपोस्टिंग कहलाती है। तो साथियों, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट में इतना ही अंतर है। वर्मी एक प्रकार से अर्थवर्म अपने केचुओं को बोलते हैं, तो रेड अर्थवर्म यानी लाल केचुए के द्वारा ऐसा होता है, और इसका उपयोग करके जो वो खाद को, जो कंपोस्ट बना रहे थे, उसको अपन वर्मी कंपोस्ट के रूप में बदल सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़े। तो ठोस अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण कैसे किया जा सकता है? तो ठोस अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण करने के लिए अपन ठोस अपशिष्ट पदार्थों को शहर या कस्बे से बाहर गड्ढे में एकत्रित करते हैं, फिर उसे मिट्टी की परत से ढक देते हैं। कुछ समय पश्चात ये अपघटित हो जाते हैं। इसे लैंड फिलिंग कहते हैं। लैंड फिलिंग यानी कि एक प्रकार से भूमि का भराव करना भी इसको बोलते हैं। तो कुछ समय के बाद ये जो है अपघटित होते हैं। बहुत ठोस अपशिष्ट पदार्थ भी अपघटित होते हैं निश्चित तौर पे, लेकिन बहुत समय इसमें लगता है, इसलिए इनको गड्ढे में दबा दिया जाता ताकि धीरे धीरे जो वो खत्म हो जाएं। और आजकल तो साथियों जो ये जो निम्नकणीय जो पदार्थ आपके हैं, जो कचरा है, उसको जब सड़क बनाते हैं तो उस सड़क में जो उसको नीचे दफना दिया जाता है, दबा दिया जाता है, जिससे वो धीरे धीरे सड़ गल जाता है ना। तो ये इसमें भी उपयोग में आजकल ले रहे हैं।
इसके अलावा अजैव कचरे का निपटान क्या, देखिए कचरे में प्लास्टिक टुकड़े, कांच के टुकड़े, डिस्पोजल कप, लोहे के, तांबे, एल्यूमिनियम आदि बर्तन अजैव निम्नलिखित पदार्थ सम्मिलित होते हैं। इन पदार्थों का अपघटन प्रकृति में बहुत धीरे धीरे होता है। हम इन उपयोगी अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण निम्नलिखित 3 आर विधियों से कर सकते हैं। एक तो रिड्यूस, एक रीयूज, एक रिसाइकल। आपका रिड्यूस का मतलब उपयोग की मात्रा अपने को इनकी कम कर देनी चाहिए। प्लास्टिक की वस्तुएं अपने को कम से कम साथियों काम में लेनी चाहिए। आप लोग घर से थैला लेकर के जा सकते हो सब्जी लेने के लिए, जो थैला आपका जो कपड़े का बना हो, चाहे आपका अन्य किसी पदार्थ का बना हो, लेकिन वो प्लास्टिक का ना हो। इसके अलावा पुनः उपयोग में लेना, यदि अगर आपके घर में प्लास्टिक की थैली आ गई है तो उसको आप जो है एक ही थैली को आप बार बार जो उपयोग में ले सकते हो, तो पुनः उपयोग में लेना। और उपयोग में लेने के बाद जैसे आप वो थैली जो वो ख़राब हो गई तो उस ख़राब थैली को ऐसे ही बाहर न फेंके, उसको आप पुनः दुकानदार को एक प्रकार से दे सकते हैं, या फिर जो कचरा लेने वाला था उसको भी आप दे सकते हैं। पुनः साइकिलिंग में काम में आ जाता है। फिर अब पुनः चक्रण यानी रिसाइकलिंग, यानी प्लास्टिक एवं कांच की अपशिष्ट सामग्री को, अनुपयोगी सामग्री को अलग कर इनको फैक्ट्रियों में पुनः चक्रण हेतु भेज दिया जाता है। सॉरी, ये यहाँ पे बीच में, हाँ, इनको वहाँ पे आपका भेज दिया जाएगा और भेजने के बाद देखिए इनका दोबारा से उपयोग करने के लिए इन वस्तुओं को बनाया जाता है। तो ये सारा मैटर था आपका पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण और कचरा प्रबंधन का। मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी प्रकार से आपको ये सारा मैटर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। पूरे टॉपिक में से इसमें से बाहर प्रश्न निश्चित तौर पे नहीं आएगा, ये साथियों मेरी गारंटी है, क्योंकि जो मैटर उठाया गया वो राजस्थान बोर्ड की किताबों से है। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि कोचिंग्स में बहुत ज़्यादा मैटर इन टॉपिक्स में पढ़ाया जाएगा, 3-3 4-4 दिन लगाए जाएंगे, लेकिन ये इतने बड़े टॉपिक हैं नहीं आपको इतना बड़ा इसमें पढ़ना है। ठीक है साथियों, उम्मीद है आपको मैटर पसंद आया होगा। नए आप चैनल पर हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साइंस का जैसे ही मैटर खत्म हो जाता है उसके बाद साइंस के मॉडल पेपर शुरू हो जाएंगे। जैसे परीक्षा में आते हैं आपको वही लगेगा कि अपन परीक्षा देने के लिए बैठे हैं, वैसे का वैसा पेपर बनाऊंगा। खुद रीड साइंस मैथ से सिलेक्टेड हूँ, आप लोगों का सिलेक्शन करवा के ही मानूंगा, ऐसे आपको बीच में छोड़ने वाला नहीं हूँ। बिल्कुल आपके लिए ज़बरदस्त प्रकार से तैयारी की जा रही है। और आपने अभी अभी ये देखे जो इसमें ये देखिए सीखने के प्रतिफल, तर्क, चिंतन वगैरह, कल्पनाएं टॉपिक मैंने तैयार किए, तो वो सारे के सारे हैं। और संस्कृत का संख्या ज्ञान का टॉपिक आपको करवा दिया, अनुकूलन का टॉपिक लगभग तैयार है, और भी टॉपिक्स तैयार हो रहे हैं। तो आपको मैटर जो वो जल्द से जल्द उपलब्ध करवाए जाएंगे। अब एक साथ जो वो एक ही मैटर को हम करवा सकते हैं, इसलिए 2 टॉपिक्स को मैंने आपको एक साथ इसीलिए करवाया ताकि आपका समय थोड़ा सा बच जाए। ठीक है साथियों, मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।